आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा चारण काल। विकल्प सी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं माधवाचार्य जी। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां, उनकी रचना सरोज स्मृति से अवतरित हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह कथन जो है, उत्तर आप फटाफट सेलेक्ट करिए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसमें खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य इसमें से कौन सा है? और उत्तर में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवास को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। ये सारे ही विकल्प इसके सही हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित रचना है? तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है और
यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया मतीराम को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि जायसी नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक कौन है? तो जायसी नामक समीक्षात्मक कृति इसमें से लिखने वाले हैं, तो आपने जवाब में चुना होगा विकल्प विजय देवनारायण शाही को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, विजय देवनारायण शाही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर फटाफट चयन करिए आप लोग, और आपने चयन कर लिया भारत भारती, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? इसमें कौन है जो 84 सिद्धों में नहीं है? और आपने जवाब चुन लिया शारंगधर, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो आप जानते हैं समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इसमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो है आप लोग आंसर ट्रिक करिएगा कि रेखा चित्र कौन सा है, क्योंकि इसमें यह निबंध है, यह दोनों काव्य रचनाएं हैं, और पथ के साथी जो है यह संस्मरण है। तो इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसका आंसर आप लोग ट्रिक करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 17, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता, इस नाटक की पंक्ति है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी कृति के रचनाकार मुंशी इंसाल्लाह खां हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? और आपने इसका जवाब अगर कुबेरनाथ राय दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, सी विकल्प इसका कुबेरनाथ राय बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार यह आलोचना ग्रंथ लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए।
निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प आपको चयन करना है और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया प्रेमाश्रम गबन कर्म भूमि गोदान तो बिल्कुल राइट आंसर है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है, तो इसका जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे यह साक्षात्कार लिखा गया है कि इंटरव्यू के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, विकल्प 30 का सही उत्तर है। उन सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है, और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया अज्ञेय जी को, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो मुर्दहिया आत्मकथा के रचनाकार हैं तुलसी राम, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह संस्मरण लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका सही विकल्प बनेगा शरद चंद्र चटर्जी के जीवन से संबंधित है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह रचना है, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसका सही जवाब बनेगा नरेंद्र कोहली, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसमें बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक पाल कृष्ण भट्ट जी थे, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अगर आपने उत्तर में डी विकल्प चयनित किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। धर्मयुग, धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव और तद्भव अखिलेश संपादक थे, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। तो इसमें किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है, और आपने जवाब में चुना है ब्राह्मण, तो बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो इसमें किसी पत्रिका का संपादन नहीं करने वाले हैं भीष्म शाहनी, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष इसमें हो जाएगा आपका डी विकल्प सन 1900 ईस्वी में। उस समय इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास, जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ। तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका सही उत्तर क्या बनेगा,
अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र, आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहां से होता था? तो जवाब हो जाएगा इसका प्रतापगढ़ से, सी विकल्प इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह गलत तथ्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपका कर्मवीर के पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन दिनमान जो है यह रघुवीर सहाय इसके संपादक नहीं थे, प्रथम संपादक, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? तो बंगदूत का प्रकाशन आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा 1829 ईस्वी, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस जो है इसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त कहां से प्रकाशित होती है? तो हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त का जो प्रकाशन है वह कलकत्ता से होता था, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसकी दी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी द्वारा। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्ट नायक ने। अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थों सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट का। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है वह आधारित है सांख्य दर्शन पर, डी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि रसय व शह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य अभिनव गुप्त ने, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, उपर्युक्त किसकी पंक्तियां हैं? तो उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प डी, देव। यह देव की पंक्तियां हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक, सी विकल्प क्षमा करें, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के कितने भेद हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प 6, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि किस छंद में 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी, 12। अगला प्रश्न है कि रस रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्री ग्रंथ इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसमें वर्णिक छंद कौन सा है, इसका आपको चयन करना है और आपने उत्तर में चयन किया उपेंद्र ब्रजा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने आचार्य विश्वनाथ को चयन किया, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी 10। भरत मुनि के अनुसार 10 गुण माने हैं। अगला प्रश्न, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र समुझ मन ही मन रहिए। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? और आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया अद्भुत रस, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य मम्मट जो हैं वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। च छ ज झ यह स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण व्यंजन है, इसका आपको चयन करना है और आपने विकल्प में डी सेलेक्ट किया ठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भेद, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया डोंगरी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग करने वाले हैं लल्लू लाल जी, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कैसी है? उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि जो है वह दंतोष्ठ ध्वनि है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार कौन सा नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें पूर्वकालिक, तत्कालिक और पूर्ण क्रिया दोधक होते हैं, विकल्प इसका बी जो है राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि 66 अंक का केंद्रीय निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? विकल्प डी 66, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ई। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने चयन किया प्राग ऐतिहासिक, बी विकल्प
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूर्व हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी बोली का जो विकास हुआ है वह हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि इसमें हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी भ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन डी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह स्त्रीलिंग है लेकिन इकारांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? अकुह विसर्जनीय कंठ। डी विकल्प आपने सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा? स्थिर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है तो इसका सही जवाब बनेगा विकल्प सी अडिग। अगला प्रश्न है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करना है, कौन इसमें विशेष्य होगा? और आपने सागर चुना तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सागर की विशेषता ही बताई जा रही है अगाध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो इसमें शुद्ध होगा विकल्प डी केरल अहिंदी भाषी प्रांत। अगला प्रश्न है कि जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उसे आप कहते हैं द्वंद्व समास। सी विकल्प इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? शब्द क्या होगा? तो इसमें धुआं शब्द जो है यह पुल्लिंग है, भत्ता पुल्लिंग है, धावा पुल्लिंग है, लेकिन संध्या शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण दोनों ही के द्वारा होता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी। पानी शब्द जो है यह इकारांत पुल्लिंग है, जबकि कहानी, मानी और रानी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सुबह, दोपहर और सांझ तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि दिन शब्द जो है यह पुल्लिंग है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इसका आपको चयन करना है। जवाब हो जाएगा झुरमुट, ऑप्शन
ए। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लता चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? इसमें स्त्रीलिंग शब्द चयन करना है तो हाथी, मोती और पानी तीनों ही इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि नकेल शब्द डी विकल्प इसका राइट आंसर है। श्वेता जी, स्वागत है आपका। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। इसमें उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन मृत्यु शब्द जो है यह, क्षमा करें, उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि मृत्यु शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसका आपको चयन करना है। आश्रम पद्धति परीक्षा 2009 और 12 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रस्सा, धागा और सूत ये पुल्लिंग शब्द हैं। ए विकल्प डोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका बनेगा छाछ। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? इसका आपको चयन करना है। तो इसमें रोटी, पूड़ी और नदी तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसका लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें चाचा का चाची, बहन का भाई, भैंस का भैंसा होता है। कोयल जो है लिंग की दृष्टि से प्रचलित परिवर्तित नहीं होता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? पीएचडी 2002 और 2004 दोनों का पूछा गया प्रश्न है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा कवियत्री। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा ऋषिका। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठाकुराइन होगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें लिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा सुलोचन और सुलोचना। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। वीर का वीरांगना होता है, गोप का गोपी होता है और सम्राट का साम्राज्ञी होता है।
तो डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करना है आपको। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है आपको, तो युवा शब्द जो है इसका परिवर्तन होगा स्त्रीलिंग में युवती, विकल्प 30 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मकड़ी, विकल्प। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। केवीएस 2014 का पूछा गया प्रश्न है, तो जवाब हो जाएगा इसका साम्राज्ञी, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, इसका आपको चयन करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें दही शब्द जो है यह पुल्लिंग होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। दही जो है वह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आपको चयन करना है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है, तो दाग, घर और खीरा ये सब पुल्लिंग हैं। टकसाल, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग का चयन करिए। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है, इसमें नपुंसक लिंग कौन सा होगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कलत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो ज्ञानवान का स्त्रीलिंग होता है ज्ञानवती, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो देखिए नहर, लहर और आय तीनों ही शब्द जो है स्त्रीलिंग हैं। व्यय शब्द जो पुल्लिंग है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग का आपको चयन करना है। इसमें रत्न, मोती और बचपन पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि नकल शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है, तो इस पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा। सरसों, मकई और मूंग तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। सारस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें बुढ़ापा शब्द जो है यह पुल्लिंग है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दया, निर्धनता और दुर्घटना स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। पंडित, हंस और आचार्य ये पुल्लिंग हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। व्यय शब्द इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। घास, आय और नहर यह स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, तो इसमें सूचिपत्र शब्द जो है यह पुल्लिंग है, जबकि गंगा, संसद और किताब तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द।
अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द है? तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग शब्द है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा मजा शब्द पुल्लिंग शब्द है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? टीएसटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका अरहर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग कौन नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें पहिया जो है यह स्त्रीलिंग है, लेकिन इकारांत न होकर के बल्कि अकारांत होगा। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? टीएसटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा आवट शब्द लगा हुआ है बनावट में, यह पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है। जबकि छाता, सूर्य और अमरूद यह स्त्रीलिंग शब्द, क्षमा करें, पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पीएसटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का आपको चयन करना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? दारा शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो लगन, मीमांसा और आहट तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग हैं। विकल्प इसका डी जो है माधुर्य सही ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प डी। अगला प्रश्न, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग शब्द आपका गीत हो जाएगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी बनेगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लोअर 2016 का पूछा गया प्रश्न है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें आपको चयन करना है। तो इसमें अहिंसा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द का आपको चयन करना है। सही जवाब इसका हो जाएगा प्राण। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है।
वधु का बहुवचन बनेगा इसमें वधुएं, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जो। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः सर्वनाम एक वचन इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मेरे, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन आपके जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक वचन कौन सा है? तो इसमें आपको एक वचन का चयन करना है। चांदी, सोना, लोहा सभी एक वचन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? तो जानते हैं आप कि इसमें होश, दर्शन, हस्ताक्षर सभी जो है बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते। विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जनता शब्द में कौन सा वचन है? जनता शब्द जो है यह एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विकारी पद के जिस रूप में किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पंकज भारती जी, स्वागत है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन, विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि विकारी पद के रूप में किसी एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध हो उसे आप एक वचन कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बस्ता इस शब्द में वचन कौन सा है? बस्ता शब्द में आपको वचन बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक वचन, विकल्प ए इसका राइट आंसर। तो राजकुमार जी, स्वागत है आपका। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुवचन क्या होगा? तो इसमें बहुवचन शब्द आपका भक्तजन होगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुवचन नहीं है, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। खिड़कियां, साड़ियां और नदियां एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कारक के भेद होते हैं। तो कारक के भेद होते हैं वह विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इसका सही विकल्प इसमें 8 भेद, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या 6 मानी गई है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा होगा? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह होगा कर्ता ने कर्म को। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति इसमें क्या होगी, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति होगी द्वितीय, विकल्प सी राइट आंसर। पिंटू कुमार जी, स्वागत है आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक की विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है, उसका आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर ट्रिक करिए इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इसमें कौन सा कारक है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान से अलग होने के लिए बी विकल्प, घर से जो है, मेरे घर से आपका घर यानी घर से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता तोता डाल पर बैठा है, इसमें आपको जो है बताना है कि कौन सा कारक है। तो मे पेपर यानी अधिकरण कारक होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कार के साथ उसका संबंध स्थापित होता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसका आपको चयन कर, जल्दी से आंसर ट्रिक करिए इसका। एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, अब आप देख रहे होंगे कि सब में से ही तो जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन और समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना।
इतिहास कहलाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। जबकि आकाश से गिरी बूंद यहाँ से अलग होने के संदर्भ में है, और रेल से उतरा हुआ फिर रेल से यहाँ भी अलग हो रहा है, और पेड़ से गिरता सेब, तो यहाँ पेड़ से अलग हो रहा है सेब, इसलिए विकल्प इसका जो है एक राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की कम योग्यता रखता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन? पेड़ से पत्ते गिरते हैं से अलग होने के लिए अपादान अपादान बनेगा, से अलग होने के संदर्भ में विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक किस वाक्य में है? यह आश्रम पद्धति परीक्षा में 9 और 12 का पूछा। इसका अपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि करण कारक किस वाक्य में है? इसका आपको चयन करना है। करण कारक इस वाक्य में होगा, इसका आपको चयन करना है। तो वह कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा लिखता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह आपका अपादान जाएगा। और राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है, यहाँ संबंध हो रहा है, तो विकल्प इसका बी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपादान, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उसने उसे छल से पराजित किया। इसमें छल से जो शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? तो छल से शब्द में छल के द्वारा, यानी छल के साथ, विकल्प बी इसका करण कारक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? से अलग होने के संदर्भ में अपादान कारक, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करण कारक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक? वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अधिकरण कारक विकल्प सी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? इसका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। विकल्प डी इसका राइट आंसर। तो साथियों, पाठचर्या आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फिर आज की पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। और मुझे उम्मीद है कि पाठचर्या आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। आज की पाठचर्या से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।